पार्ट 7 की शुरुआत होती है ताइपुंग और मीसन से, जो एक शिप कैप्टन से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उनके शूज मैक्सिको तक ले जाए, लेकिन वो कैप्टन तो उनकी बात सुनता ही नहीं और ऊपर से उन पर खारा खारा नमक फिकवा देता है। मतलब सीधा सीधा मना कर देता है कि मैं यहाँ तुम्हारा काम करने के लिए कोई फोकट नहीं बैठा हूँ। अब अगले दिन ताइपुंग और मीसन दोनों चारन के पास आके उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चलकर शिप के कैप्टन को मनाए। इसलिए अब ताइपुंग चारन के साथ फिर एक बार उस शिप के कैप्टन से मिलता है और चारन उस कैप्टन को याद दिलाती है कि अरे ये वही ताइपुंग है जिसका फादर तुम्हारा दोस्त था। अब बात सुनते ही कैप्टन थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है और जो यंचियाले वो ऑफर करता है कि मैं जाके ये शूज मैक्सिको तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि उसे अपनी बेटी से 2 साल दूर रहना पड़ेगा। फिर भी वो यही कहता है कि मैं ताइपुंग का एहसान चुकाना चाहता हूँ, बट अभी भी एक दिक्कत थी कि 5,000 शूज के लिए शिप पर जगह नहीं थी, तो उसे शिप पर लोड करेंगे कैसे। तब ताइपुंग कहता है इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ लूंगा, यानी वो खुद इस चीज की जिम्मेदारी लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोकल फिशर वुमेन यानी जो मछली पकड़ने वाली औरतें होती है वो ताइपुंग की मदद करती है और ताइपुंग उनके सी फूड के कार्गो के साथ अपने शूज चिपका देता है। यानी जो सी फूड शिप में लोड होके जाने वाला था उन्हीं में ताइपुंग ने नीचे की तरफ अपने शूज रखे थे और पूरी रात मीसन और ताइपुंग और बाकी सारी लेडीज मिलकर वो सामान शिप में लोड करते जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और सब कुछ रेडी होता है और शिप भी निकलने वाली होती है, पर तभी पुलिस आ जाती है। एक्चुअली किसी ने रिपोर्ट कर दी होती है कि शिप स्मगलिंग कर रहा है, वो भी ड्रग्स की। मीसन, चारन और ताइपुंग तो पुलिस को देखकर छुप जाते हैं। तो वहीं पुलिस शिप के क्रू मेंबर्स की आईडी वगैरह चेक करती है और कार्गो खोलकर देखने लगती है। यंचल भी क्रू मेंबर बना हुआ था, इसलिए वो नहीं छुपता और बच जाता है, पर ताइपुंग अभी भी शिप पर था, इसलिए सब जने उसे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान ताइपुंग एक छोटी बोट को देखता है जो शिप के पास में खड़ी थी। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और शिप पर से एक आटे की बोरी लेकर वो उस छोटी सी बोट पर कूद जाता है और वो बोट भी सही टाइम पर निकल पड़ती है। फिर ताइपुंग उस आटे की बोरी को फाड़कर उस आटे को उड़ाने लगता है और काफी सारा अपने चेहरे पे भी लगा लेता है ताकि दूर से लगे कि वो ड्रग्स है और वो नशा कर रहा है। अब पुलिस के साथ साथ सबको भी यही लगता है, लेकिन जब पुलिस ध्यान से देखती है तब उन्हें समझ आता है कि अरे ये तो आटा है और सोचती है क्या ये जन्मों जन्मों का भूखा है जो आटा खा रहा है। खैर पुलिस को शिप पर कुछ नहीं मिलता तो वो शिप के कैप्टन से माफी मांगकर चले जाते हैं और शिप भी ताइपुंग का माल लेके रवाना हो जाती है। फाइनली मिशन सक्सेसफुल, पर तभी ताइपुंग जिनकी बोट पर चढ़ा होता है वो लोग उसे देख लेते हैं और ताइपुंग की बिना बात सुने उसे चोर लुटेरा समझकर बांध देते हैं और जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तभी लोन शार्क वाला गुंडा हुईग्यू और ताइपुंग का दुश्मन योंजन वहाँ पहुँच जाते हैं। हुईग्यू उस बोट के मालिक से कहता है ये मेरा शिकार है, इसलिए तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। अब इसलिए वो लोग ताइपुंग को उसके हवाले कर देते हैं और वो उससे पूछता है क्या तुमने वो माल भेज दिया, तो ताइपुंग उसे टेढ़े मेढ़े जवाब देने लगता है। इसलिए वो ताइपुंग को बोट से लटका के कहता है अपनी जान की भीख मांगो वरना मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। दरअसल नदी का पानी इतना ठंडा था कि अगर कोई भी उसमें गिरे तो उसकी जान भी जा सकती थी, पर फिर भी उसे ताइपुंग की आंखों में जरा सा भी डर नहीं दिखता, बल्कि ताइपुंग कहता है अगर मारना चाहते हो तो अभी मार लो, पर फिर तुम्हें अपने पैसे नहीं मिलेंगे। हुईग्यू उसे डराने की कोशिश तो बहुत करता है, पर ताइपुंग के चेहरे पर जरा सा भी मौत का खौफ न देखकर खुद ही हार मान जाता है और कहता है आज मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पैसे चाहिए, और फिर वो वहाँ से चली जाता है। तो वही मीसन को काफी चिंता होने लगती है ताइपुंग की। उसे तो लगता है कि कहीं ताइपुंग बोट से नदी में तो नहीं गिर गया, इसलिए वो तो उसे बचाने के लिए नदी में भी कूदने के लिए भी जाने लगती है। अरे वो तो चारन होती है जो उसे रोकती है कि नहीं ऐसा मत कर। तभी ताइपुंग सामने से बोट पर से चिल्लाता है कि अरे देखो मैं यहाँ पर हूँ, और जब फाइनली ताइपुंग उनके पास
पास आता है तो मीसन जल्दी से जाकर उसे टाइट हक कर लेती है और कहती है, पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। एक्चुअली मीसन डर गई थी कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। तो वहीं तैपुंग उसे शांत करा रहा होता है, तभी चारन उन्हें याद दिलवाती है कि अरे मैं भी यहीं पर हूँ, और फिर उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब तैपुंग और मीसन भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी अचानक तैपुंग रुककर मीसन से कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब अचानक ये सुनकर मीसन नर्वस हो जाती है और तैपुंग उसकी तारीफें करने लगता है। तो मीसन ये सुनकर कहती है, शायद तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम बहुत थक गए हो। तो तैपुंग हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं कर ही लूंगा। और यही सीन कट हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज को, जो ऑब्वियसली जॉब छोड़ चुके थे और अब दूसरा काम करके अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तैपुंग की मॉम भी अब सिलाई शॉप पर अच्छे से अपनी जॉब कर रही होती है और घर पर भी वो मीहो का दिल जीत लेती है उसकी हेल्प करके। एक्चुअली वो उसके भाई की इतनी अच्छे से केयर कर रही थी कि जैसे वो तैपुंग के साथ साथ उसकी भी मॉमो और मीहो को यही देख बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ फाइनली बुसान में तैपुंग और लोन शख्स को पैसे चुका देता है और अपना कर्ज वाला एग्रीमेंट उससे वापस ले लेता है, मतलब लोन खत्म। तो वहीं यूनचिन को उसका डैड यानी बाको बहुत डांटता है क्योंकि उसने शूज तैपुंग के हाथ से खो जो दिए थे। बाको उससे कहता है, तुम इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को तैपुंग के हाथ जाने कैसे दे सकते हो। तो यूनचिन कहता है, डैड मैंने कोशिश की थी पर बाको को उसकी कोशिश से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था क्योंकि वो नहीं चाहता तैपुंग आगे बढ़े। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोल में, जहाँ तैपुंग और मीसन नए प्रोडक्ट ढूंढने लगते हैं जो वो बेच सके। तो वहीं तैपुंग की मॉम जब एक जगह से गुजर रही होती है तो देखती है कि देश को IMF क्राइसिस से निकालने के लिए काफी लोग अपना पैसा और सोना डोनेट कर रहे हैं। तैपुंग की मॉम के अंदर भी ये ख्याल आता है कि उन्हें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही योगदान क्यों न हो। और वो अपनी शादी के रिंग डोनेट करने वाली होती है, जबकि वो रिंग उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। शाम को तैपुंग अपने पुराने दोस्त योंगसियो से मिलता है जिसकी फैमिली भी बैंकरप्ट हो चुकी थी और अब वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। दोनों दोस्त काफी टाइम बाद मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। बाद में योंगसियो उसे एक नया हेलमेट गिफ्ट करता है और तैपुंग उसे एक पेयर सेफ्टी शूज की देता है और वहाँ से चले जाता है। बाद में जब दोनों एक दूसरे के गिफ्ट को ध्यान से देखते हैं तो उसमें थोड़े से पैसे उन्हें छुपे हुए मिलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, वो भी बिना बोले। वैसे मानना पड़ेगा ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। खैर अगले दिन तैपुंग ऑफिस में मीसन को वो हेलमेट दिखाते हुए कहता है कि मैं ये हेलमेट बेचना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तभी वहाँ स्योंतेक आती है जो यहाँ की एम्प्लॉय थी। एक्चुअली वो यहाँ अपने ग्रीन जूस के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने आई थी। अब जब तैपुंग बातों बातों में उससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो कहती है तुम्हें मार्जिन से मदद लेनी चाहिए क्योंकि उसे सेल्स का अच्छा खासा नॉलेज है। अब तैपुंग उनकी बात मानकर रात को मार्जिन से मिलने आता है और कहता है वापस कंपनी ज्वाइन कर लो। वो पूछता है क्यों, तो तैपुंग सारी बात बताकर वो हेलमेट उसी के पास छोड़कर चले जाता है। अब अगले दिन तैपुंग और मीसन मार्जिन के आने का वेट कर रहे होते हैं बट वो श्योर नहीं होते कि मार्जिन आएगा भी या नहीं। पर अगले ही पल मार्जिन उस हेलमेट के साथ ऑफिस आता है और उसके साथ दो आदमी भी होते हैं। एक्चुअली वो दोनों आदमी उसी हेलमेट की कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं और उनका नाम किम जोंग ह्योन और बे इनहो होता है। देन मीटिंग के दौरान वो लोग उन्हें हेलमेट की क्वालिटी दिखाते हैं, यानी उस हेलमेट के ऊपर जोर जोर से हथौड़ा मारते हैं लेकिन उस हेलमेट का बाल भी बाका नहीं होता। आई मीन उस पे एक डेंट भी नहीं आता, जिसे देखकर तैपुंग और सब जने काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो एम्प्लॉयज ये प्रूव कर देते हैं कि ये हेलमेट कितना स्ट्रॉन्ग है। अब तैपुंग और उसकी टीम को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों साइड्स के बीच डील डन करने की बात होती है। अब उनके जाने के बाद सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हेलमेट एक्सपोर्ट करे तो करे कहाँ, क्योंकि इस हेलमेट वाली कंपनी का ऑलरेडी कई देशों में कनेक्शन है। अब तैपुंग इस बारे में रात भर बैठकर रिसर्च करता है और अगले दिन अपनी टीम को बताता है कि हम ये हेलमेट थाईलैंड में एक्सपोर्ट करेंगे और वो रीजन भी बताता है कि वहाँ परचेसिंग पावर हाई है और बस 2 साल हुए जब वहाँ हेलमेट पहनना जरूरी हुआ है, इसलिए मार्केट अभी एकदम फ्रेश है। अब ये सुनकर मार्जिन और मीसन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मार्जिन उससे कहता है कि तो हमें थाईलैंड में एक मिडलमैन ढूंढना होगा
जैसे हम कोरिया में ताइपुन ट्रेडिंग के। और फिर उन्हें मिलता है एक कनेक्शन स्वादे ट्रेडिंग, जिसे चलाता है एक कोरियन बंदा और उसका नाम है गो मा योंग। दरअसल ये मार्जिन का ही दूसरा कजिन है। मार्जिन जब कॉल पर उसे सारी बात बताता है तो वो उनकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड लगता है और कहता है ठीक है, सैंपल भेजो, मैं देख लूंगा। अब सैंपल भेजने की तैयारी करने के लिए ताइपुंग वहाँ से चले जाता है। तो मार्जिन अकेले में मीसन से सीधा सीधा कहता है कि तुम बुक कीपिंग संभालो, सेल्स का काम लड़कियों के लिए नहीं होता। ये सुनकर मीसन को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो मार्जिन को पलट कर एक अच्छा और करारा जवाब देती है कि ठीक है, फिर मेरे काम कोई बोलने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। देन उसी दिन जब नाम हो ताइपुंग की हेल्प करवा रहा होता है उसके घर सामान ले जाने में, तब उसे पता चलता है कि ताइपुंग तो असल में मीहो के घर में ही रह रहा है। और तभी वो मीहो को बिना मेकअप के देख लेता है एंड ऑब्वियसली शॉक हो जाता है। बट उससे ज्यादा शॉक तो मीहो होती है उसे यहाँ देखकर, और ये सोचती है कि उसने उसे बिना मेकअप के देख लिया तो वो अब पता नहीं क्या सोचेगा। वैसे नामो को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मुंह पे मेकअप हो या नहीं हो, वो तो उसे तब भी प्यारी ही लगती है। और मीहो के लिए वो उस रात वहीं रुक जाता है और सबके सो जाने के बाद चुपके से मीहो से मिलने निकल पड़ता है और फिर दोनों में बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है। अब अगले दिन ताइपुंग मीसन का वीजा बनवाने के लिए उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने आया होता है, बट मीसन काफी नर्वस बैठी थी तो वो उसे हंसाने लगता है और तब उसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। और अब थोड़े दिन बाद ताइपुंग की टीम के थाईलैंड के वीजा भी आ जाते हैं और सब अगले दिन बैंकॉक के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मार्जिन का दूसरा कजिन मायोंग उनका अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन मार्जिन मीसन का प्रॉपरली इंट्रोडक्शन करवाता ही नहीं, जैसे वो उनकी टीम का हिस्सा ही नहीं हो। देन मायोंग उन्हें एक छोटी सी वर्क प्लेस और गेस्ट हाउस दिखाता है। बाद में वो उनका हेलमेट के साथ एक फोटोशूट भी करता है। रात को डिनर के दौरान जब बातों बातों में कनेक्शंस की बात निकलती है तो मायोंग कहता है अगर इम्पोर्टेंट लोगों से मिलना है तो उन्हें क्लबिंग जाना पड़ेगा। बाद में पता चलता है कि कल के दिन इन्हें पोर्ट और कस्टम ऑफिस जाना है। मार्जिन का कहना होता है कि ताइपुंग और वो चले जाएंगे, मीसन का वहाँ क्या काम। तो मीसन कहती है कि नहीं, मैं भी कल आप दोनों के साथ चलूंगी। तो मार्जिन तुरंत कहता है कि तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मीसन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो पोलाइटली एक्सक्यूज कर लेती है और वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर रो रही होती है। तभी ताइपुंग उसके पास आता है खाना लेके, लेकिन मीसन उससे नहीं लेना चाह रही होती और कहती है मुझे ऐसा ट्रीट मत करो, इतनी केयर मत दिखाओ क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ताइपुंग शांति से जवाब देता है कि तुम्हें ये सब तुम्हारा खुद पे भरोसा न होने की वजह से लगता है और उसे मना के खाना देकर चली जाता है ताकि वो एटलीस्ट कुछ तो खाए। अगले दिन मार्जिन बहुत कोशिश करता है कि मीसन उनके साथ नहीं आए, इसलिए वो मीसन को रूम में बंद कर रहा होता है, पर मीसन भी जिद्दी होती है। वो मार्जिन को ऐसे जीतने थोड़ी ना देगी। वो जोर लगाकर दरवाजा खोलती है और मार्जिन को वहीं छोड़ बाहर चली जाती है। उसके बाद तीनों निकलते हैं लाम चाया पोर्ट के लिए। वहाँ ताइपुंग जैसे तैसे मार्जिन और मीसन को अपने पास खींचकर एक फोटो क्लिक करवाता है ताकि वो यहाँ के सब रिकॉर्ड्स अपने पास रख सके कि उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। लेकिन मार्जिन और मीसन की आपस में बनी नहीं रही थी, इसलिए फोटो कुछ ऐसी आती है। ताइपुंग तो इस सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं आज का दिन कैसे बीतेगा। खैर फिर वो इस पोर्ट का टूर करने निकल जाता है। तो वहीं मार्जिन कस्टम ऑफिस आता है एक ऑफिशियल से मिलने जिसका नाम होता है अर्चित, इसलिए वो मीसन से कहता है तुम यहीं रुको। फिर वो अर्चित को सिगरेट का बॉक्स देता है जैसा कि उसके कजिन ने सजेस्ट किया था और उसके अंदर थोड़ा कैश भी स्लिप कर देता है। मीसन ये सब देख लेती है और अपसेट हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली रिश्वत देना गलत था और बाद में इस बात को लेके दोनों के बीच एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मीसन कहती है तुम रिश्वत कैसे दे सकते हो। तो मार्जिन भी कहता है बिना रिश्वत दिए यहाँ काम नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था तुम बुक कीपिंग ही करो, तुम इस काम के लायक नहीं हो। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। देन दिखाते हैं कि वापस गेस्ट हाउस आके ताइपुंग सबको कहता है कि आज रात सब मेरे साथ क्लब चल रहे हैं। मीसन और मार्जिन तो मना कर देते हैं क्योंकि अब वो दोनों सारा दिन एक दूसरे को झेल कर परेशान हो चुके थे। पर फिर ताइपुंग कहता है कि ये आप दोनों की जॉब का पार्ट है, चलना तो पड़ेगा वरना आप दोनों वापस अपने घर जा सकते हैं, इसलिए अब दोनों को मानना पड़ता है। बाद में गेस्ट हाउस वाली लेडी मीसन के पास आकर उसे एक सुंदर सी ड्रेस देती है पहनने के लिए और जब वो पहनकर बाहर आती है तो ताइपुंग तो उसे देखता का देखता रह जाता है। वैसे वो भी काफी अच्छा
अच्छा लग रहा था। फिर तायपुंग उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है और फिर कुछ कहने जाता है जैसे अपना लव कन्फेस करने वाला हो, पर तभी बीच में मार्जिन टपक पड़ता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर मार्जिन के कजिन का बेटा हान्योल उन्हें एक फैंसी क्लब ले जाता है जहाँ लाइव सिंगर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं और मार्जिन का कजिन मायोंग उन्हें एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उस लड़की का नाम निशा है और वो निहा खाम ग्रुप के चेयरवुमेन की बेटी है। और फिर हान्योल जो उस निशा को पर्सनली जानता था वो भी निशा को तायपुंग के बारे में बताता है। बाद में निशा खुद तायपुंग से बात करने आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और थोड़ी बहुत बातों के बाद उसे स्टेज पर गाना गाने के लिए कह देती है। अब जब तायपुंग स्टेज पर आकर गाना गाने लगता है तो सब उसका गाना एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारा और रोमांटिक गाना गाता है। पर तभी उसकी नजर मीसन पर पड़ती है जो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। यहाँ मीसन पूल के पास बैठकर अपने शू बाइट पर थोड़ा पानी लगा रही होती है। तभी तायपुंग उसके पास आता है और जब उसे तकलीफ में देखता है तो खुद उसके एंकल पर अपना रुमाल बांध देता है। उसके बाद तायपुंग उसे उदास देख पूछता है क्या हुआ है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? तो मीसन कहती है मुझे लगता है मैंने पैसे बर्बाद कर दिए यहाँ पर आकर। तो तायपुंग प्यार से बोलता है कि तुम्हें इतना अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कैपेबल हो। और फिर वो वहीं पर अपना अधूरा गाना उसके लिए फिर से गाता है। लेकिन जैसे ही सब गेस्ट हाउस पहुँचते हैं तो उन्हें बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि वहाँ थाई पुलिस आ जाती है और तायपुंग और उसकी टीम को अरेस्ट कर लेती है। वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर हमने किया है, पर पुलिस उन्हें कुछ नहीं बताती और तीनों को गाड़ी में ले जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि तुम सब रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार हुए हो। और दूसरा ऑफिसर मार्जिन की सीसीटीवी फुटेज में से लाकर फोटो दिखाता है जिसमें वो कस्टम ऑफिस के ऑफिसर को बॉक्स दे रहा था, इसलिए पुलिस उसे खींचकर वहां से ले जाती है। जबकि मीसन और तायपुंग चिल्लाते रह जाते हैं कि अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, आप उन्हें ऐसे अंदर नहीं कर सकते। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।